हमारे गांव से केएस ऑफिसर हैं जो कि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। हाल ही में उनकी लड़की ने नीट का एग्ज़ाम क्रैक किया था और उनको रिजर्वेशन का प्रॉपर बेनिफिट मिला। अब उनकी लड़की की जो ज़िंदगी है वो कई गुना बेहतर है उस गांव के जनरल कैटेगरी की लड़कियों की ज़िंदगी से। उनकी लड़की को जो फैसिलिटीज़ मिल रही है, या फिर जिस तरह की शिक्षा उनकी लड़की को मिल रही है, या फिर जिस तरह का सोशल स्टेटस उनकी लड़की का है, वो कई गुना बेहतर है उस गांव के जनरल कैटेगरी की लड़कियों से। लेकिन फिर भी उनको रिजर्वेशन मिल रही है। तो यहाँ पे रिजर्वेशन के ऊपर कई सारे सवाल उठते हैं और फिर एक डिबेट खड़ी होती है रिजर्वेशन के ऊपर। और ऐसा नहीं है कि ये डिबेट नई है, मतलब कि ये हिस्टोरिकली कई बार रिजर्वेशन के ऊपर डिबेट उठती रही है। तो आज हम रिजर्वेशन की इसी डिबेट के अंदर एंटर करेंगे। हम रिजर्वेशन के रिलेटेड जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनको समझेंगे। हम ये समझेंगे कि रिजर्वेशन के लूप होल्स क्या है, रिजर्वेशन के वीक पॉइंट क्या है, रिजर्वेशन को क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है। ये कई सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो हम इस वीडियो के अंदर या इस लेक्चर के अंदर समझने वाले हैं। अब प्रॉब्लम पता क्या है, दुविधा ये है कि वो लोग जो रिजर्वेशन के बारे में नहीं जानते हैं वो भी रिजर्वेशन के ऊपर बात करते हैं, रिजर्वेशन को क्रिटिसाइज करते हैं, उसको हटाने की बात करते हैं। आज मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर ये जो जेन ज़ी वाले लोग हैं ये रिजर्वेशन के ऊपर बात करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये रिजर्वेशन के बारे में नहीं जानते हैं। इवन कि ग्रेजुएट्स जो हैं पॉलिटिकल साइंस में जो मास्टर्स इन्होंने की हुई है, या फिर कई सारे अलग अलग वर्ग के लोग जो हैं वो रिजर्वेशन को क्रिटिसाइज करते हैं। तो लोगों को जो है वो अधूरा नॉलेज है रिजर्वेशन के बारे में, इसलिए कहते हैं कि हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। तो आज हम रिजर्वेशन को कंप्लीट तरीके से समझेंगे, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को समझेंगे, सुप्रीम कोर्ट की टाइम टू टाइम उसके ऊपर क्या वर्डिक्ट्स आई हैं वो हम समझेंगे, पार्लियामेंट ने टाइम टू टाइम क्या लॉज पास किए हैं वो हम समझेंगे। हम इसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन समझेंगे कि किस तरीके से रिजर्वेशन हमारे देश में उभर करके आई, संविधान में कैसे रिजर्वेशन को एड ऑन किया गया। तो ये सब एस्पेक्ट्स हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं उसी एग्जाम्पल से जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी अपने गाँव की, अपने इलाके की, कि वहाँ से केएस ऑफिसर हैं जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनकी बेटी को जो है वो रिजर्वेशन का प्रॉपर बेनिफिट मिला, उन्होंने नीट का एग्जाम क्रैक किया। अब मैं यहाँ पे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उनको क्रिटिसाइज नहीं यहाँ पे कर रहा हूँ। ऐसी ढेर सारी एग्जाम्पल्स आपको हमारे देश में मिल जाएंगी जहाँ पे रिजर्वेशन का ऐसा मिसयूज किया गया है कि मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो रिजर्वेशन को काफ़ी मिसयूज हमारे देश के अंदर किया गया है। अब अगर मैं अपने इलाके की बात करूँ ना, हमारे इलाके में दो कम्युनिटीज़ आती हैं। एक वहाँ पे आते हैं गद्दी और एक वहाँ पे आते हैं गुज्जर। गद्दी और गुज्जर जो हैं इन दोनों को स्केड्यूल ट्राइब के अंदर ऐड किया गया है, एसटीज के अंदर ऐड किया गया है। प्रॉब्लम यह है कि मुझे नहीं लगता है कि मेरे इलाके में, या फिर मैं अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की बात करूं जहां पे मैं रहता हूं, या फिर अपने मैं गांव की या इलाके की बात करूं, वहां पे जो गद्दीज का स्टेटस है, जो गद्दीज का लिविंग स्टैंडर्ड है, जो गद्दीज का सोशल स्टैंडर्ड है, वो फार मोर बेटर है गुज्जर के सोशल स्टैंडर्ड से या फिर उनकी लिविंग कंडीशन से। मेरा कहने का मतलब ये है कि गद्दीज जिस तरीके की ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो कई गुना अच्छी है गुज्जर की ज़िंदगी से। लेकिन उन दोनों को एक तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। वो दोनों जो हैं वो होमोजेनियस ग्रुप माने जा रहे हैं और उनको एसटी कैटेगरी के अंदर डाला गया है। गद्दीज जो हैं मुझे नहीं लगता कि वो इतने बैकवर्ड हैं, मुझे नहीं लगता कि गद्दीज जो हैं वो एजुकेशनली इतने बैकवर्ड हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो मैं जिस स्कूल में पढ़ता था जहां से मैंने 10th की, वहां पे 10-12 जो है वो गुज्जर स्टूडेंट थे और 10-12 ही वहां पे गद्दी स्टूडेंट थे। अब अगर मैं कॉलेज की बात करूं तो उन 10-12 में से जो गुज्जर स्टूडेंट थे उनमें से सिर्फ एक स्टूडेंट जो है वो कॉलेज में आ पाया और उसने भी अभी पढ़ाई छोड़ दी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर मैं गद्दीज की बात करूं तो गद्दीज जो 10-12 स्टूडेंट्स वहां पे मेरे स्कूल में 10th में पढ़ते थे, उनमें से 8-9 स्टूडेंट्स जो हैं अभी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो यहां से आपको देखने को मिल जाएगा कि कितनी डिस्पैरिटी है इन दोनों ग्रुप्स के बीच में। फिर भी इन दोनों ग्रुप्स को, गद्दीज को और गुज्जर्स को, एक तरह से ट्रीट किया जाता है। इन दोनों को एसटी कैटेगरी के अंदर डाला गया है। देखो, शेड्यूल ट्राइब में उन लोगों को डाला जाता है जो ट्राइबल पीपल हैं। फॉर एग्जांपल गुज्जर जो हैं उनका कोई परमानेंट सेटल्ड लाइफ नहीं है। वो अपने पशुओं को लेके, भैंसों को लेके, बेड़ों को लेके पहाड़ों पे चले जाते हैं। उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है बड़ा डिग्रेडेड है। वो लोग बड़े वंचित हैं। सरकारी नौकरियों के अंदर वो लोग काफ़ी जो हैं वो पिछड़े हुए हैं, ये हमें देखने को मिलता है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं गद्दीज की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि गद्दीज आज ट्राइबल की ज़िंदगी गुजार रही है। मुझे नहीं लगता कि गद्दीज इतने पिछड़े हुए हैं, या फिर गद्दीस ने जो है वो भेड़ बकरियां रखी हुई हैं और वो पहाड़ों में जाते हैं, या फिर उनका परमानेंट कोई घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, वो इधर उधर घूमते रहते हैं। मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल जम्मू कश्मीर में या फिर हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूँ तो हो सकता है कि गद्दी भी बड़े पिछड़े हुए हों, लेकिन मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि
वो ग्रुप्स जो एक दूसरे से बड़े अलग हैं, जैसे गद्दीस और गुज्जर हैं, लेकिन फिर भी उनको एक तरह से ट्रीट किया जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि गद्दीस जो है वो बेनिफिट ले जाते हैं रिजर्वेशन का। अब एसटी के लिए जितनी सीट्स रिजर्व होंगी उसमें से गद्दीस ज्यादा सीट्स ले जाएंगे और गुज्जर्स को कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से जो गुज्जर हैं वो अंडर रिप्रेजेंट ही रह जाते हैं। अब रिजर्वेशन जो है वो इसलिए दी गई थी ताकि वो लोग जो हमारे समाज के अंदर पिछड़े हुए लोग हैं, जो लोग हमारे समाज के अंदर जिनके साथ सदियों से अत्याचार होता रहा है, जिनके साथ छूतछात होती रही है, जातियों के आधार पर जिन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, उन लोगों को भी अपलिफ्ट किया जाए और समाज के अंदर उनको ऊपर उठाया जाए। ऐसा ना हो कि कुछ लोग जो हैं वो इतने पिछड़े हुए रह जाएं समाज के अंदर और कुछ लोग जो हैं वो इतने आगे बढ़ जाएं। ऐसा ना हो कि सरकारी नौकरियों के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही लोग चले जाएं जो लोग अपलिफ्टेड हैं पहले से, जो लोग समाज के अंदर अपर कास्ट में से आते हैं, जो जिनके साथ एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रहा है, लेकिन वो लोग जो पिछड़े हुए वंचित लोग हैं वो वैसे ही रह जाएं, उनकी कंडीशंस वैसी ही रह जाएं। तो समाज के अंदर सभी को एक समान करने के लिए या फिर समाज के अंदर जो मार्जिनलाइज सेक्शन हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए रिजर्वेशन जैसी पॉलिसीज हमारे संविधान के अंदर लाई गई थी। अब आइए रिजर्वेशन के रिलेटेड हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को समझते हैं कि संविधान के अंदर रिजर्वेशन के बारे में क्या बात की गई है। लेकिन उससे पहले मैं रिजर्वेशन की आपको हिस्ट्री बता देता हूं। तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1909 का, अंग्रेजों के टाइम 1909 में एक एक्ट आया जिसको हम मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। वहां पे रिजर्वेशन या फिर सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की गई थी और वहां से हमें देखने को मिलता है कि हमें ट्रेसेस देखने को मिलते हैं रिजर्वेशन के हिंदुस्तान के अंदर। उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। हमारे संविधान के अंदर कई सारे प्रोविजंस ऐड किए गए कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो लोग पिछड़े हुए हैं, उनके लिए हमें स्पेशल प्रोविजंस बनाने हैं, उनके लिए हमें अफर्मेटिव एक्शन लेना है, उनके लिए हमें जो है उनको अपलिफ्ट करना है। और उसके बाद क्या होता है, 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है और उसके तहत 10 साल के लिए रिजर्वेशन हमारे देश में लागू की जाती है कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन दी जाएगी। तो याद रखिएगा कि इनिशियली 1950 में या 51 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 10 साल के लिए हिंदुस्तान के अंदर रिजर्वेशन देने की बात की गई। लेकिन यह कहा गया कि इनिशियली हम 10 साल तक ही रिजर्वेशन देंगे, 10 साल के लिए ही रिजर्वेशन देंगे और उसके बाद अगर सरकार को लगेगा तो वो इसको एक्सटेंड कर सकती है, मतलब अगले 10 साल के लिए या 5 साल के लिए बढ़ा सकती है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पहले तो 10 साल के लिए रिजर्वेशन दी गई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट ने इसको 10-10 साल के लिए पार्लियामेंट इसको बढ़ाता गया और अभी भी रिजर्वेशन हमारे देश में दी जा रही है। तो पहले 10 साल के लिए दी गई थी, लेकिन उसके बाद अमेंडमेंट एक्ट ला के इसको 10 साल और बढ़ा दिया, 1970 तक कर दी गई। उसके बाद 10 साल के लिए और बढ़ा दिया, 10 साल के लिए और बढ़ा दिया और ऐसे ही इसको 10-10 साल के लिए अभी तक सरकार बढ़ाती ही गई है। अब सरकार इसको हटाना भी नहीं चाहती क्योंकि काफ़ी सारा वोट बैंक जो है वो रिजर्वेशन के साथ जुड़ा हुआ है और ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान की राजनीति जो है वो जातियों के आधार पे होती है और ख़ास करके रिजर्वेशन काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। अगर कोई रिजर्वेशन को हाथ लगा रहा है इसका मतलब उसको कुर्सी की चिंता नहीं है, अपनी कुर्सी को वो खो रहा है। मतलब कि अगर आप रिजर्वेशन को हटा दोगे तो आपका सारा का सारा वोट बैंक खत्म हो जाएगा। तो चलो, रिजर्वेशन को पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये हमें पता है। अब अगर मैं संविधान की बात करूं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रोविजंस हैं रिजर्वेशन को लेके। हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 आता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था और इसके अंदर यह कहा गया कि सरकार जो है वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड सिटीजन्स के लिए। मतलब वो लोग जो सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, जो सोशली या एजुकेशनली पिछड़े हुए लोग हैं। अब सोशली बैकवर्ड का मतलब ये हुआ कि वो लोग जो सोशली काफ़ी पिछड़े हुए हैं, सामाजिक लिहाज से जो लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं, हो सकता है कि जातियों के आधार पर, मजहब के आधार पर वो लोग काफ़ी पिछड़े हुए हों और वो काफ़ी मार्जिनलाइज्ड हैं, उनको काफ़ी एक्सप्लॉइट किया जाता रहा हो सदियों से। उसी के साथ साथ एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लोग वो आते हैं। एजुकेशनली बैकवर्ड वो लोग हैं जो लोग शिक्षा के लिहाज से काफ़ी पिछड़े हुए हैं, जो लोग हम देखते हैं कि एजुकेशनली इतने अपलिफ्ट नहीं हैं, जो लोग पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा आगे नहीं हैं, बड़े पिछड़े हुए हैं। हमें देखने को मिलता है कि कॉलेज के अंदर, स्कूल्स के अंदर वो लोग काफ़ी कम पढ़ते हैं या फिर उनका जो शिक्षा के लिहाज से हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं देखने को मिलता है। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के अंदर यह कहा गया कि सरकार इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। किसके लिए? सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो लोग हैं उनके लिए सरकार ऐसे स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है जिससे कि उनको अपलिफ्ट किया जाए, उनको जो है ऊपर उठाया जाए, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाई जाए, उनके लिए कोई अफर्मेटिव एक्शन लिया जाए जिससे कि वो लोग भी जो है वो ऊपर उठ सके, उनको अपलिफ्ट किया जाए। सरकार ने कई सारी स्कीम्स भी चलाई जैसे कि मनरेगा हो गया, रिजर्वेशन की पॉलिसीज होगी जिससे कि इन लोगों को अपलिफ्ट करने की कोशिश की गई। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 सरकार को
इनेबल करता है कि सरकार सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स के लिए सरकारी नौकरियों के अंदर कुछ सीट्स को रिजर्व कर सकती है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ही मेन क्लॉज है, मेन आर्टिकल है या फिर मेन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो सरकार को रिजर्वेशन देने के लिए अलाउ करता है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंदर ये आता है कि सरकार सरकारी नौकरियों के अंदर कुछ सीट्स को रिजर्व कर सकती है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड सिटीजन्स के लिए। वो लोग जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं उनके लिए आप सरकारी नौकरियों के अंदर सीट्स रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह भी ध्यान रहे कि जिन लोगों को आप रिजर्वेशन दे रहे हो वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है ही नहीं फिर भी आप उनको रिजर्वेशन दे रहे हो। तो ये कहा कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स के लिए आप रिजर्वेशन उनको दे सकते हो किसके अंदर, सरकारी नौकरियों के अंदर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर, लेकिन वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होने चाहिए। उसी के साथ साथ ये भी कहा कि ये भी ध्यान रहे कि जिनको आप रिजर्वेशन दे रहे हो, जिन लोगों को आप रिजर्वेशन दे रहे हो वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं है पब्लिक सर्विसेज के अंदर। मतलब कि सरकारी नौकरियों के अंदर उनकी पहले से संख्या कम है, वो उसके अंदर रिप्रेजेंट नहीं है। हमें उनके सरकारी नौकरियों के अंदर उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं देखने को मिलती है। तो वो लोग जो सरकारी नौकरियों के अंदर रिप्रेजेंटेड नहीं है, जो पिछड़े हुए हैं, जिनकी संख्या हमें सरकारी नौकरियों के अंदर या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं देखने को मिलती है, अगर वो लोग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है तो उनके लिए सरकार स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है और उनको सरकार रिजर्वेशन दे सकती है सरकारी नौकरियों के अंदर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर। उसके बाद एक फेमस केस आता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिसको हम इंदिरा सोने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994 के नाम से जानते हैं और इसी केस को मंडल केस के नाम से जाना जाता है। काफी प्रसिद्ध केस था ये। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ओबीसीज को 27% जो रिजर्वेशन दी जा रही है, जो ओबीसीज जिनको हम अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, उनको जो 27% रिजर्वेशन दी जा रही है वो लीगली वैलिड है, वो लीगली जस्टिफाइड है। ठीक है, उनको आप रिजर्वेशन दे सकते हो, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि आपको ओबीसीज के अंदर क्रीमी लेयर को भी फाइंड आउट करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डायरेक्ट किया, सरकार को यह कहा कि ओबीसीज के अंदर क्रीमी लेयर को फाइंड आउट करने की जरूरत है। ओबीसीज के अंदर आप क्रीमी लेयर को फाइंड आउट करो, मतलब कि ओबीसीज के अंदर वो लोग जिनकी इनकम 8 लाख से ज्यादा है, जो लोग 8 लाख से ज्यादा कमाते हैं एनुअली, सालाना, उनको रिजर्वेशन से बाहर निकाल देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ओबीसीज को 27% रिजर्वेशन देना इज कंप्लीटली जस्टिफाइड, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ओबीसीज के अंदर आप क्रीमी लेयर को फाइंड आउट करो और क्रीमी लेयर के अंदर वो लोग आएंगे ओबीसीज के अंदर जिनकी इनकम 8 लाख से ज्यादा है। और जिनकी इनकम 8 लाख से ज्यादा है इसका मतलब वो क्रीमी लेयर का पार्ट है, इनको हटा देना है, इनको रिजर्वेशन के अंदर नहीं रखना है और इनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एससीज और एसटीज के अंदर क्रीमी लेयर को फाइंड आउट करने की बात नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि आप एससीज और एसटीज के अंदर भी क्रीमी लेयर को फाइंड आउट करो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे आ जाती है कि क्या एससीज और एसटीज के अंदर क्रीमी लेयर नहीं हो सकती है। मैंने आपको अभी एग्जांपल दी शुरुआत में कि ऐसे केएस ऑफिसर जिनकी इनकम भी काफी ज्यादा है, जो सोशली भी अपलिफ्टेड है, जिनका लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा है, उनकी बेटी को अगर रिजर्वेशन मिल रही है तो क्या वो क्रीमी लेयर का पार्ट नहीं है? क्या उनको एसटी कैटेगरी में उनको क्रीमी लेयर का पार्ट नहीं बनाना चाहिए और उनको बाहर नहीं निकालना चाहिए? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस के अंदर, मंडल केस के अंदर, जो कि 1994 में आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक सीलिंग लिमिट होनी चाहिए और 50% सीलिंग लिमिट की सुप्रीम कोर्ट ने बात की। मतलब यह कहा गया कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन एक्सीड नहीं होनी चाहिए, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। मतलब यह था कि 27% रिजर्वेशन ओबीसीज को मिल रही है, ठीक है, 16% रिजर्वेशन जो है वो एससीज को मिलेगी, स्केड्यूल कास्ट को, और 8% के आसपास रिजर्वेशन जो है वो एसटीज को मिलेगी, स्केड्यूल ट्राइब को। तो इनको मिला के जो है वो 50% हो गई। 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन आप नहीं दोगे किसी को भी, तो 50% जो है सीलिंग लिमिट है, 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी। और 50% जो बची हुई सीट्स हैं उनको ओपनली कंटेस्ट किया जाएगा, मतलब वहां पे आप रिजर्वेशन नहीं दोगे। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाके और आर्टिकल 15 क्लॉज 6 ऐड ऑन करके हम देखते हैं 2019 में सरकार ने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए भी रिजर्वेशन का प्रोविजन लाया और यह कहा गया कि 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी मिलेगी, वो लोग जो आर्थिक लिहाज से पिछड़े हुए हैं, मतलब इनकम के लिहाज से जो लोग जिनकी इनकम कम है, जो पिछड़े हुए हैं, उनको भी 10% रिजर्वेशन दी जाएगी। देखते हैं कि सरकार ने 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाके 2019 में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी 10% रिजर्वेशन दी। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट की सीलिंग लिमिट थी 50%, वो बढ़ गई, अब 10% जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी रिजर्वेशन दी जाएगी। तो 40% के आसपास, 60% के आसपास रिजर्वेशन होगी। अब 40% रिजर्वेशन जो बची है वो ओपनली कंटेस्टेड होगी, मतलब ओपन रख दिया जाएगा। अब क्या हुआ, जगह जगह से ये डिमांड उठने लगी
कि एससीज और एसटीज के बीच में भी क्रीमी लेयर को फाइंड आउट करना चाहिए और एससीज और एसटीज के बीच में भी सब क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। एससीज और एसटीज में से उन लोगों को हटा देना चाहिए जो रिजर्वेशन को जिनको जो रिजर्वेशन डिजर्व नहीं करते हैं। फिर क्या होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आता है जिसको हम ईवी चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस 2004 के नाम से जानते हैं। इस केस के अंदर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम एससीज और एसटीज के बीच में सब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि एससीज और एसटीज जो हैं वो एक होमोजीनियस ग्रुप है, एक तरह के लोग हैं, वो होमोजीनियस नेचर है उनका। इसलिए हम एससीज और एसटीज के बीच में जो है वो सब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, वहां पे क्रीमी लेयर को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं या सब क्लासिफिकेशन एससीज और एसटीज के बीच में नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर से ये डिमांड उठने लगी कि यार एससीज और एसटीज के बीच में भी क्रीमी लेयर फाइंड आउट होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो इनकार कर दिया कि आप यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं क्रीमी लेयर को, क्योंकि एससीज और एसटीज जो ग्रुप हैं वो होमोजीनियस इन नेचर है, उनका एक तरह का लिविंग स्टैंडर्ड है, एक तरह से वो रहते हैं, उनकी आइडेंटिटी, कल्चर, उनका नेचर जो है वो एक तरह का है। तो अभी कुछ दिन पहले क्या होता है, 2024 में पंजाब के अंदर दोबारा से रिजर्वेशन के ऊपर डिबेट खड़ी हो जाती है। पंजाब के अंदर दो ग्रुप आते हैं, दो कम्युनिटीज आती हैं, एक है मजहबी सिख और एक है वाल्मीकि कम्युनिटी। एक मजहबी सिख की कम्युनिटी है, एक वाल्मीकि कम्युनिटी है। दोनों कम्युनिटीज जो है वो एससीज के अंदर आती हैं, शेड्यूल कास्ट का दोनों कम्युनिटीज पार्ट है। लेकिन ये कहा जाता है कि जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं ना वो ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, वो सैनिटेशन वर्क वगैरह करते थे, उनका बैकग्राउंड इससे जोड़ा जाता है कि वो साफ सफाई का काम करते हैं, ये करते थे। तो वाल्मीकि ग्रुप आता है एक, जो कि काफ़ी पिछड़ा हुआ ग्रुप है। दूसरी ओर मजहबी सिख आते हैं। तो ये जो मजहबी सिख हैं ये कहा जाता है कि इतने पिछड़े हुए नहीं हैं, ये रिजर्वेशन का ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू वाल्मीकि समाज। तो ये जो मजहबी सिख हैं, सारी की सारी पोस्टें, सारा का सारा जो रिजर्वेशन का फायदा जो है वो यही मजहबी सिख उठा लेते हैं, और जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं इनको जो है वो रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है। मतलब कि जो एससीज के अंदर 16% सीट्स हैं जो एससीज के लिए रिजर्व होती हैं, उसके अंदर मैक्सिमम सीट्स कौन ले रहा है, तो मजहबी सिख ले रहे हैं, उनको ज़्यादा फायदा मिल रहा है। लेकिन जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनको बेचारों को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उनके हाथ कुछ नहीं आ रहा है, ये मजहबी सिख ही सब कुछ ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये डिबेट खड़ी हो जाती है कि यार एससी और एसटी के बीच में भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो ज़्यादा फायदा उठा रही हैं रिजर्वेशन का, कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं रिजर्वेशन का, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने वंचित हैं, इतना प्रताड़ित उनको किया गया है कि वो रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो दोबारा से जो डिबेट थी वो उठती है। उसके बाद अभी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सरकार को एससीज और एसटीज के बीच में भी सब क्लासिफिकेशन करनी चाहिए, इसके अंदर भी क्रीमी लेयर को फाइंड आउट करना चाहिए, और साथ ही साथ रेलिवेंट और प्रॉपर डेटा के साथ ऐसा होना चाहिए। मतलब कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह कहा है कि रेलिवेंट डेटा के तहत आप सब क्लासिफिकेशन करो एससी और एसटी के बीच में, और वहां पे भी क्रीमी लेयर को फाइंड आउट करो, लेकिन प्रॉपर डेटा के साथ, रेलिवेंट डेटा के साथ। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ 2011 में सेंसस हुआ था, उसके बाद अभी तक सेंसस ही नहीं हुआ है, तो सरकार के पास रेलिवेंट डेटा ही नहीं है। अभी देखते हैं जब सेंसस होगा उसके बाद रेलिवेंट डेटा सरकार के पास आएगा, उसके बाद दोबारा से एससीज और एसटीज के बीच में सब क्लासिफिकेशन होती है या नहीं होती है। तो ये पूरा इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस मैंने आपको बताया कि रिजर्वेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है। हम देखते हैं कि हमारे पास आर्टिकल 15 क्लॉज 4 आता है, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 आता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के अंदर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स के लिए सरकार स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ही मेन तरीके से आपको अधिकार देता है, सरकार को अलाउ करता है कि वो सरकारी नौकरियों के अंदर सीट्स रिजर्व कर सकती है, किसके लिए, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। और उसके बाद मंडल केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीलिंग लिमिट लगाई थी कि 50% ही रिजर्वेशन दी जाएगी। लेकिन उसके बाद 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 पास करके सरकार ने क्या किया, सरकार ने 10% रिजर्वेशन जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी देने की बात की, और ये कहा कि इनको भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि ईवी चिनैया केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सब क्लासिफिकेशन अमंग एससीज एंड एसटीज इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दीज आर होमोजीनियस ग्रुप। और उसके बाद अब सरकार ने यह कहा है कि सब क्लासिफिकेशन होनी चाहिए इन कम्युनिटीज के बीच में भी, लेकिन प्रॉपर और रेलिवेंट डेटा के तहत। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि टाइम टू टाइम रिजर्वेशन के ऊपर डिबेट उठी है, रिजर्वेशन के ऊपर बात की गई है। अब अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मुझे नहीं लगता है कि रिजर्वेशन गलत है। मतलब कि जिस मोटिव से रिजर्वेशन देने की बात की गई थी हमारे संविधान के अंदर, जिस मोटिव से रिजर्वेशन जैसे प्रोविजंस को ऐड किया गया था, डॉक्टर BR अम्बेडकर और कई सारे लीडर्स, KT शाह हो गए और कई सारे लीडर्स हो गए जिन्होंने रिजर्वेशन की बात की। लेकिन मेन पर्पस इसके पीछे यही था, मेन मोटिव रिजर्वेशन देने के पीछे यही था कि हमारे समाज के अंदर जो डिस्पैरिटीज़ हैं, वो लोग जो पिछड़े हुए हैं, वो लोग जो वंचित हैं, वो लोग जो एक्सप्लॉइटेड हैं, वो लोग जिनको समाज के अंदर निचला दर्जा दिया गया है, वो लोग जिनको जातियों के आधार पे
प्रताड़ित किया गया है, वो लोग जिनके साथ छूतछात होती है, वो लोग जिनको समाज के अंदर मतलब इन्फीरियर समझा गया है, उन लोगों को भी समाज के अंदर जो है वो अपलिफ्ट किया जाए, उनको भी समाज के अंदर ऊपर उठाया जाए, इसके लिए रिजर्वेशन दी गई थी। लेकिन रिजर्वेशन का मिसयूज हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि जो लोग डिजर्व करते हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रही है, और जो अनडिजर्व्ड है उनको रिजर्वेशन मिलती है। रिजर्वेशन को हटाया नहीं जा सकता है, रिजर्वेशन को हटाना नहीं चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन के अंदर सुधार होने चाहिए, रिजर्वेशन के अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए, एससीज और एसटीज़ के बीच में सब क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, और साथ ही साथ प्रॉपर तरीके से एससीज और एसटीज़ के बीच में जो कम्युनिटीज़ डिजर्व करती हैं उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, और जो लोग डिजर्व नहीं करते हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए। अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स दूँ तो भाई साहब, अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूँ ना, तो लोगों ने इस तरीके से रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाया है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब कि मान लो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर नहीं आते हैं। मान लो उनकी 20 लाख इनकम है, तो लोग पता क्या करते हैं यहाँ पे, वो कुछ समय के लिए अपनी नौकरी छोड़ देंगे, क्योंकि उनके बच्चे ने अभी एग्जाम देना है यूपीएससी का, तो उस टाइम के लिए वो नौकरी छोड़ देते हैं, और उसके बाद अपना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट बना के अपने बच्चे को जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में डाल देते हैं। या फिर लोग डिवोर्स तक ले लेते हैं रिजर्वेशन का बेनिफिट हासिल करने के लिए। कई तरीकों से ये लोग रिजर्वेशन का बेनिफिट लेते हैं। अभी आपने देखा होगा एक आईएएस ऑफिसर थी जिन्होंने नकली तरीके से रिजर्वेशन हासिल करके वो आईएएस ऑफिसर बन गई। तो रिजर्वेशन का किस तरीके से मिसयूज़ होता है इंडिया में, ये तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन मेरी सजेशंस यही हैं कि रिजर्वेशन को हटाना नहीं चाहिए, रिजर्वेशन के अंदर प्रॉपर क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, रिजर्वेशन के अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए, और साथ ही साथ जो एसटीज़ एससीज़ के अंदर क्रीमी लेयर्स आती हैं उनको हमें हटा देना चाहिए, और जो भी लूप होल्स हैं रिजर्वेशन के अंदर उनको भी हमें हटाना चाहिए, ताकि रिजर्वेशन जो है जो लोग डिजर्व करते हैं उनको मिल सके। जो लोग सच में वंचित हैं इस देश में, जो लोग सच में एक्सप्लॉइटेड हैं इस देश में, जो लोग सच में मार्जिनलाइज्ड हैं देश में, लेकिन अभी भी वो लोग मार्जिनलाइज्ड हैं, अभी भी लोग वो वंचित हैं, अभी भी वो लोग जो हैं वो एक्सप्लॉइटेड हैं, लेकिन रिजर्वेशन का बेनिफिट कोई और हासिल कर रहा है। तो यही मेरी सजेशंस हैं। सो दिस वाज द होल डिबेट ओवर रिजर्वेशन। थैंक यू।